नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की इस क्लास के अंदर जिसके हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, दिन ब दिन तैयारी के अंदर तेजी आती जा रही होगी। कक्षा 10 की एसएसटी की बात करते हैं तो हम पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। पहले हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर ज्योग्राफी का एक चैप्टर, ऐसे करते करते पहले अपन हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और फिर अपन सिविक्स और इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे। तो हम हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें बताता है कि विश्व जो था वो आपस में कैसे जुड़ा। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने प्राचीन काल के बारे में बात की, फिर मध्यकालीन काल के बारे में बात करी और फिर अपन आधुनिक काल के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ऐसी क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, किस तरीके से उद्यम की वजह से, कृषि की वजह से पूरा का पूरा विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो आपस में पूरी तरीके से जुड़ने लगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पिछले वाले पार्ट में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से विश्व युद्ध हुए थे, उनके ऊपर आर्थिक प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, राजनीतिक प्रभाव क्या क्या थे। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भाई युद्ध के प्रभाव कौन से ऐसे देश थे जिनके ऊपर नहीं हुए। क्या ऐसा कोई देश था जिसके ऊपर युद्ध का प्रभाव पॉजिटिव पड़ा, यानी उसको फायदा हुआ? तो अपन देखेंगे साहब अमेरिका के बारे में बात। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। देखते हैं इस टॉपिक को। हमने देखा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई थी। हमने देखा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होता है कुछ देशों को लगता है कि क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर वो 4 साल तक चलता है, 1914 से लेकर 1918 तक। और उस विश्व युद्ध की वजह से हमारे आर्थिक प्रभाव इतने ज्यादा थे कि सारे के सारे देशों की माली हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनमें सबसे ज्यादा स्थिति किसकी खराब थी? इंग्लैंड की। वो हमने पिछले वाली क्लास के अंदर चर्चा करी थी। लेकिन युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, यानी एक देश ऐसा भी था विश्व में जो विश्व युद्ध की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब पूरी की पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध हो रहा था, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, तब हमें देखने को मिलता है अमेरिका जो था वो इंग्लैंड को कर्ज दे रहा था। और भैया अगर वो कर्ज दे रहा है तो उसका ब्याज भी लेगा और उसके ब्याज तले जो है वो इंग्लैंड दब रहा था। तो सोचो साहब, कर्म का फल कैसा हुआ कि इंग्लैंड पहले परेशान करता था पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति उसकी बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। देखते साहब, युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 1920 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की करने लगी। जैसे युद्ध खत्म हुआ तो एक बार तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि अपने आप ही डिमांड कम हो जाती है युद्ध के बाद, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल जाती है, कर्ज के तले दब जाते हैं, तो झटका अमेरिका को भी लगा। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें, यानी 1920 के दशक के शुरुआती समय की बात करें, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ रही थी। क्यों? इस बात को ध्यान से समझो। देखो, अब पूरी के पूरे विश्व के अंदर हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड का, यानी ब्रिटेन का पूरी तरीके से राज था। अब जब ब्रिटेन की पोजीशन जो थी, यानी जो स्थिति थी, वो पूरी तरीके से खिसक गई, अब अमेरिका जो है उसकी स्थिति लेने के अंदर पूरी तरीके से तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। और 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी खासियत थी वृहद उत्पादन। और ये जो अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण था वृहद उत्पादन, यानी बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना। जैसे हम देखते हैं साहब, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति पूरी तरीके से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण थी। पर 1920 के दशक के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लेवल पर फैक्ट्रियां लगी और उन फैक्ट्री के ऊपर बहुत मास प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर हमें वृहद उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। इस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो आगे जाके बढ़ रही थी। हालांकि वृहद उत्पादन का यह चलन 19वीं सदी के आखिर से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही पूरी तरीके से बन गया। क्योंकि जब हम यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो उसके पास हर वो चीज है जो एक मास प्रोडक्शन यानी वृहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। तो अमेरिकियों ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1920 के दशक के बाद अपने वृहद उत्पादन को इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम से बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया। इसका एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं और हेनरी फोर्ड का एक अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये बात की गई है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, पहले थोड़ी सी कहानी सुन लो। हेनरी फोर्ड ने किस तरीके से एक बूचड़ खाने को देखकर कि भैया किस तरीके से एक जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अगर यही टेक्निक को मैं अपनी गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री के अंदर डाल दूंगा तो सोचो गाड़ी बनाना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। पर वो टेक्निक इस्तेमाल तो की गई, पर हेनरी फोर्ड भी फंस गए। क्यों? क्योंकि इससे मजदूर जो थे वो नौकरियां छोड़ छोड़कर जाने लग गए थे।
अब देखो क्या हुआ, हेनरी फोर्ड ने उनकी सैलरी बढ़ा दी। अब मजदूरों ने कुछ समय पर जो है पूरी तरीके से उनको बंद करवाने की मांग की कि भैया ये जो आप तकनीक लेकर आए उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, पर अंत में मजदूर जो है मान गए और हेनरी फोर्ड जो है वो अपने आप में कार के प्रोडक्शन के किंग बन गए। और ये जो हेनरी फोर्ड ने जो तकनीक अपनाई जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं अभी, वो पूरे के पूरे अमेरिका और उसके बाद यूरोप के अंदर भी इस्तेमाल की गई, और उसी ने वृहत उत्पादन की जो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े लेवल पर ये जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। देखते हैं एक एक बात। कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के लिए विख्यात थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अंदर, डेट्रॉइट भैया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि अपन देखने को मिलता है सब कार का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है वो डेट्रॉइट के अंदर ही होता है, यूएसए के अंदर, ने अपने कार कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन की स्थापना करी। शिकागो के एक बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे छोर पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकालते थे। यानी जो मरा हुआ जानवर था उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया जाता था और फिर वो आगे जाता और जिसको उसमें से जो मांस निकालना है उसको पूरी तरीके से अपने हिस्से का मांस निकाल लिया करते थे। यानी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। यानी लेबर का जो इस्तेमाल है, प्रोडक्टिविटी नहीं, लेबर का जो इस्तेमाल है वो कंपैरेटिवली कम हो गया और तकनीक के सहारे से ही आप एक जगह से दूसरी चीज बड़ी आसानी से पहुंचा रहे हो। आगे बढ़ते। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियां उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती है। क्यों? क्योंकि भैया अगर असेंबली लाइन लगा दी जाएगी, यानी कन्वेयर बेल्ट का अगर इस्तेमाल किया जाएगा, तो जब गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर पार्ट्स जोड़े जा रहे हैं और इसमें आप कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे लेबर भी जो है वो कम यूज आएगी, समय भी कम लगेगा और भैया किफायती तो है ही, कम पैसे के अंदर ज्यादा काम हो जाएगा। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था और काम की रफ्तार इस बात पर तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती। जितनी तेज रफ्तार से कन्वेयर बेल्ट चलती होगी उतनी ही रफ्तार से मजदूर को वो इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा और मजदूर का काम करना उस कन्वेयर बेल्ट पे तय करेगा। जितनी तेज वो चलेगी तो मजदूर को भी तेज तेज काम करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अब भैया क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बार बार वही काम होता जा रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है मजदूर जो है वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, वो आपस में लोगों से बात करेंगे ही नहीं, उनको बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा कि भैया कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार आ रही है, अब ये काम करना है, साइक्लिकल नेचर बन जाएगा। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका था। इससे सबसे बेस्ट काम क्या हुआ कि जैसे ही काम की गति बढ़ी, हमें यहां पे देखने को मिलता है कि हर एक मजदूर की जो उत्पादकता थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो अपने आप में ही इस कन्वेयर बेल्ट से पूरी तरीके से बढ़ गई। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अब कॉन्टिन्यूसली काम करते जाना है, तो मजदूर इस बात से पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि साहब जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट चल रही है वैसे वैसे हमें काम करने जाना है, तो अवकाश का भी ऑप्शन हट जाता है और काम के अंदर ढील भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा जोखिम कौन लेगा। यहां तक कि इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था क्योंकि भैया उसको कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार से पूरा का पूरा काम करना है। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होने लग गई। अब आप सोचो कि भैया कार बनाने की जो फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई कि भैया अब हर एक 3 मिनट के अंदर कार असेंबल होकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। यानी इससे पहले जो असेंबली लाइन में जो कारें जिस प्रकार से बनाई जाती थी, अब ये जो कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करना, असेंबली लाइन का इस्तेमाल करना, ये जो पद्धतियां थी, इनसे कार बनाने की जो रफ्तार थी वो पूरी तरीके से बढ़ गई थी। और अब कारों का जो बिजनेस था जिसके अंदर एक एक लेबर करके एक काम करती थी, अब वो वृहद यानी उसका वृहद उत्पादन होने लगा, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन जो है वो होने लगा। यार हेनरी फोर्ड ही थे भाई। ये जो पूरी की पूरी जिस असेंबली लाइन और जिस कन्वेयर बेल्ट की अपन बात करते हैं, उस पद्धति से बनने वाली टी मॉडल नामक कार जो थी वो वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। और ये आपको एक फोटो देखने को मिलेगी, फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ी, हर 3 मिनट में एक गाड़ी बन रही है और टी मॉडल गाड़ी जो है वो वृहद उत्पादन पद्धति से बनने वाली पहली कार थी। अब हेनरी फोर्ड का एक अपन एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है वो इतना कारों का प्रोडक्शन चालू किया।
पर मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी एनसीईआरटी के अंदर ये एडिशनल बातें आपको बताई जाती है, उसका मुख्य ध्येय ये होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको उदाहरण के तौर पर बड़ी आसानी से समझ सको। और ये हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल ना सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर नहीं, ये पूरी के पूरे यूरोप के अंदर भी फैलने लगा। और यूरोप के अंदर भी अब जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो इसी असेंबली लाइन के तर्ज पर जो है आगे बढ़कर धीरे धीरे होने लगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है मैं आपको यहां पर लिखवाना चाहता हूं, थोड़ा सा लिख लीजिए। वृहद उत्पादन की शुरुआत अमेरिका में किस प्रकार हुई? वृहद उत्पादन की शुरुआत अमेरिका के अंदर किस प्रकार हुई? तो आपको ये बताना है। पहली बात तो ये वृहद उत्पादन कैसे हुआ, फिर आपको हेनरी फोर्ड का बढ़िया सा एग्जांपल देके यहाँ पर आंसर को लिखना है। 2 पॉइंट्स अपन इसके अंदर लिखेंगे, अपना बढ़िया काम चल जाएगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और लिखवाना चाहता हूं थोड़ा सा। दूसरी बात, विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के सकारात्मक प्रभाव अमेरिका पर किस प्रकार पड़े हुए? सारे के सारे देश जो थे वो तो विश्व युद्ध की वजह से परेशान थे। सारे के सारे जो देश थे वो तो विश्व युद्ध की वजह से इतने परेशान थे, बहुत ज्यादा घबराहट थी भाई उनके दिलों में। लेकिन हमें यहां पर देखने को मिलता है साहब कि अमेरिका के अंदर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़े, कैसे जो है उसको, उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। यानी आर्थिक दृष्टि से अमेरिका का युद्ध जो थे, जो ये सारे के सारे विश्व युद्ध हुए, वो आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद रहे, ये अपने होते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सके। 1 2 3 4 5। चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान से काफी ज्यादा मुश्किल महसूस हुआ थी, क्योंकि उसकी रफ्तार को नियंत्रित नहीं कर जा सकता था। यानी समझो एक मजदूर है, उसका बहुत तेज काम करने का मन हो रहा है तो उसने 10 मिनट जल्दी जल्दी काम कर लिया। अब फिर वो थोड़ा थक गया तो उसने थोड़ा धीरे धीरे काम किया। लेकिन यहां पर जैसे ये पूरी की पूरी असेंबली लाइन बनी तो हमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि मजदूरों को उसी रफ्तार के साथ काम करना पड़ा कि जैसे कन्वेयर बेल्ट चल रही है उसी रफ्तार के साथ उनको काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे मजदूरों ने तो काम भी छोड़ दिया। फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन 2 गुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही फोर्ड ने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। क्यों भैया? क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन बनेगी तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट तौर पे मजदूर हैं वो अपनी बात मनवाने का प्रेशर डालेंगे, और अगर प्रेशर डालेंगे तो भैया फैक्ट्री को नुकसान होगा। इसी वजह से उन्होंने, हमें देखने को मिलता है साहब कि एक तो ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया और जितने भी मजदूर थे उनका वेतन जो था वो 2 गुना कर दिया। यानी अब वेतन हो गया साहब $5 प्रतिदिन। $5 प्रतिदिन जो है उस समय पर वेतन हो गए। आगे बढ़ते हैं। और तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में आई कमी की भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। अब भैया क्या हुआ कि तनख्वाह बढ़ा दी तो अब यानी फैक्ट्री को तो नुकसान हो गई साहब, फैक्ट्री मालिक को तो नुकसान हो गई। उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने असेंबली लाइन की जो रफ्तार थी वो बढ़ा दी। यानी अब और ज्यादा कार्य बनेगी, तेज कर दी साहब स्पीड, तो मजदूरों को और मेहनत से काम करना पड़ेगा। इससे मजदूर पर काम करने का बोझ जो था वो लगातार बढ़ता रहा और अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। वे कहते थे कि लागत कम करने के लिए उन्होंने इससे अच्छा फैसला जिंदगी में भी नहीं लिया। यानी अगर लागत कम करनी थी तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाकर इससे अच्छा फैसला कोई नहीं लिया। क्यों? कि भले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ी हो लेकिन भैया कार की बनाने की जो क्षमता है वो भी तो अपने आप में बढ़ी। तो यानी अपने आप में वृहद उत्पादन तो हुआ ही और अपने आप में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो आसपास में बढ़ी। चालाक थे यार हेनरी फोर्ड भी। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका के अंदर अपनाया जाने लगा और 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों को लागत और कीमत में कमी ला दी। यानी जो ये फोर्ड ने असेंबली लाइन की शुरुआत करी थी ये पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर फैल गई। अब सिर्फ और सिर्फ कारें नहीं, और भी जो जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी इसी लेवल पर, इसी वृहद उत्पादन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाई जा रही थी।
और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि 20 के दशक के बाद, 1920 के बाद यूरोप के अंदर भी, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की मार तो झेल ही रहा था, लेकिन अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वो भी इसी पद्धति का जो है वो इस्तेमाल करने लगा। इससे लागत भी कम हो जाती और समय भी हमें कम देखने को मिलता। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ वस्तु खरीद सकते थे। अब इस पॉइंट को बिल्कुल आप मैच करते हुए चलना। क्या भैया, पहले हमें देखने को मिल रहा था साहब या तो अमीर वर्ग है या गरीब वर्ग है, लेकिन अभी हम देखने को मिल रहा था साहब जैसे जैसे वेतन बढ़ा तो जो मजदूर वर्ग था वो भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो गया था। और यहां पर हम देखते हैं कि अब बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कार जैसी टिकाऊ वस्तुएं भी खरीद पा रहे थे। कैसे साहब? कर्ज के ऊपर। देखो ये आप एक बार इमेजिन करो, आज हम जाते हैं गाड़ी खरीदनी होती है तो लोन लेते हैं और लोन ले लेते हैं, भैया लोन लिया और गाड़ी अपने पास आ जाएगी। पर उस समय पर कैसा सिस्टम था, कैसी थी? अब क्या हुआ साहब, मजदूर जो है उसके पास अपनी लिमिटेड इनकम आती है। अब वो क्या करेगा भैया, वो क्या करेगा, एक साथ पैसे तो दे नहीं सकता, तो वो साप्ताहिक या मासिक किस्त चुकाएगा और उसकी मनपसंद की चीज जो है वो पूरी तरीके से ले लेगा। हम एग्जाम आगे अभी इस क्लास के अंदर ही हम देखेंगे, सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, घर का कॉन्सेप्ट आप एक बार इमेजिन करके सीखो। उस समय पे घर का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने अपने अपने घर बनाने की कोशिश की और कर्ज लेकर घर बनाने का, जो लोन लेकर जो कर्ज तरीका है उसका इस्तेमाल किया। आज तो लोन अपने आप में बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन अमेरिका में ये लोन वाली जो पूरी की पूरी स्थिति थी उस टाइम पर हमें देखने को मिल रही थी। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो कि 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर पहुंचा। बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। अब भैया क्या कि भैया वेतन बढ़ा और लोग अपनी जो दैनिक जरूरतें थी, खाने पीने की जरूरतें, उनको तो पूरा कर ही लिया। अब भैया जो बचा हुआ पैसा है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे, यानी अपने लिए गाड़ी खरीदने लगे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फ्रिज, ग्रामोफोन, प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल करने लगे। अब इन चीजों की डिमांड बढ़ गई, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो इन चीजों को वृहद उत्पादन किया जाएगा साहब, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाएगा और पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम जो है वो चलता जाएगा। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत आती थी। अब हायर परचेज व्यवस्था क्या है, नाम से थोड़ा टफ लग रहा है, नहीं भैया लोन वाली व्यवस्था। देखो सुनो, ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत आती थी, खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी की सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों के अंदर चुकाई जाती थी। यानी जो अपनी आज की जो लोन फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से हायर परचेज व्यवस्था थी, यानी इसे खरीदने के लिए लोग कर्जा ले रहे हैं और साप्ताहिक या मासिक तौर पर जो है उसका भुगतान कर रहे हैं। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी वृद्धि हुई और जैसे ही हमें मकानों और निजी मकानों के निर्माण के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, उसी तरीके से हमें साहब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे उपकरणों की मांग के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर होने लगी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण में आए इस उछाल से अमेरिका के अंदर संपन्नता बढ़ गई। आवास और निर्माण से आए इस उछाल के अंदर जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर संपन्नता बढ़ गई। अब आप इमेजिन करो साहब, मजदूरों का वेतन बढ़ गया, अब उन्होंने भैया घर खरीद लिए, घर खरीदे तो घर के अंदर और सामान की चीजें बड़ी चाहिए होगी, उन सामानों की और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, उनका और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये देखो भैया पूरा का पूरा चक्र जो है वो बढ़ता गया और इसी चक्र की वजह से हमें देखने को मिलता है साहब कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से इसी चक्र की वजह से बढ़ने लगी, इसी चक्र की वजह से बढ़ने। तो हमें तो यही कहना चाहिए कि साहब हेनरी फोर्ड जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उठाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये भी कहने वाली बात ही है, बिल्कुल सही होगी। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों को खरीदने से रोजगार और मांग दोनों बढ़ने लगे। आप इमेजिन करो साहब, अगर मकानों का निर्माण बढ़ेगा तो मजदूर बढ़ेंगे, तो भैया उनका रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा। और मकानों के अंदर जो चीजें लग रही है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, घर बनने के बाद उसके अंदर कोई फ्रिज खरीद रहा है, उसकी भी डिमांड अपने आप बढ़ेगी, तो उससे भी रोजगार बढ़ेगा। उपभोग बढ़ रहा था तो ज्यादा निवेश की जरूरत हो गई, जिससे नए रोजगार व आमदनी दोनों में वृद्धि होने लगी। अब भैया जब हम देखने को मिल रहा है कि उपभोग जो है वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है, तो हमें देखने को मिलेगा लोग अब और चीजें बनाएंगे और चीजें बनाने के लिए उनको निवेश की जरूरत पड़ेगी, तो भैया इन्वेस्टमेंट भी अपने आप बढ़ेगा। तो अब सोचो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से वृहद उत्पादन की वजह से बढ़ने लगा। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। यानी इमेजिन क्या हुआ साहब कि अब अमेरिका के पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो दूसरे देशों के कर्ज बांटने लगा 1923 के बाद, और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता, यानी आप लोन गिवर की अगर मैं बात करूं तो कौन बन चुका था साहब, अमेरिका।
अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरीके से संकट में उबारने में मदद लगी। क्या हुआ साहब, देखो ध्यान से। 1918 तक हम वर्ल्ड वॉर देखते हैं और 1918 के वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोपीय जो थे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई थी। भैया इनको जरूरत थी साहब पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, और इस पैसे की आपूर्ति किसने करी साहब? अमेरिका ने करी। किसने करी साहब? अमेरिका ने करी। अमेरिका ने पूरी तरीके से की। अब इन्होंने पैसा यहां पंप करने लगे तो हमें देखने को मिलता है साहब यूरोप की स्थिति भी धीरे धीरे तौर पर जो है वो बेटर होने लगी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफी ज्यादा सुधार आ गया। यानी अगले 6 सालों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो विश्व व्यापार था वो अब अमेरिका की पूंजी से काम करने लगा और आर्थिक व्यवस्था भी दिन ब दिन जो है वो पूरी तरीके से बढ़ने लगी। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और 1929 आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। यानी अब हमें देखने को मिलता है कि साहब 1923 के बाद अब स्थितियां थोड़ी अच्छी होने ही लगी थी, लेकिन जैसे ही 1929 आता है भैया देश और नहीं सिर्फ साहब विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती। विश्व के अंदर उन दिनों या तो विश्व युद्ध आता था या महामारी आती थी, लेकिन भैया ये ऐसी महामारी थी जो आर्थिक थी। यानी मैं बात करने वाला हूं साहब एक ऐसी आर्थिक महामारी की जिसे हम महामंदी के नाम से जानते हैं, द ग्रेट रिसेशन के नाम से जानते हैं, डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट रिसेशन, चर्चा करते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 की, यह संकट 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा। अच्छा, अपन महामंदी की शुरुआत की बात करें तो आप ये देखो साहब कि पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो डिमांड है, चीजों की जो मांग है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और लोगों के पास ना तो रोजगार पूरी तरीके से बचता है और ना ही उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, यानी उनके अंदर जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी, यानी चीजों को खरीदने की जो ताकत थी, वो अपने आप में पूर्णतः तौर पर खत्म हो जाती। और अगर ये पूरी की पूरे विश्व के लेवल पर होगी तो हम इसे अपन पूरे तौर पे विश्व की मंदी या महामंदी के नाम से भी जानेंगे। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई थी और इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। यानी हमें देखने को मिलता है साहब सिर्फ यही नहीं हुआ कि यूरोपीय देशों के अंदर ही महामंदी का असर हुआ, दूर दराज के देशों के अंदर भी महामंदी का असर हुआ। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हर देश के ऊपर जो असर हुआ वो अपने हिसाब से हुआ। देखते हैं आगे और चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा माना जा सकता था कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो कृषि क्षेत्रों और समुदायों के ऊपर ही पूरी तरीके से पड़ता है। इसका कारण था कि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमत में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनाई रही। यानी भले जब औद्योगिक उत्पादों की अगर मैं बात करता हूं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसकी मैं बात करता हूं, उसके ऊपर महामंदी का असर आया, लेकिन कुछ ही समय का। लेकिन इस महामंदी का असर हमें देखने को मिलता है जो कृषि उत्पाद थे उनके अंदर बहुत बड़े समय तक जो है इसका असर हमें देखने को मिलता है। अब एक फोटो आपको दिखाता हूं। महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 का। अब इमेजिन करो साहब किस तरीके से हमें एक परिवार देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल भूख से परेशान है और महामंदी का असर जो है वो झेल रहा है। यह चित्र लेने वाले डोरोथी लैंग ने इस भूखी मां के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था कि मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि अभी उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी मां और उसके 7 बच्चे हैं, आसपास के खेतों के जाड़े में जमी पड़ी सब्जियां और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिसे उसके बच्चे मार के लाते हैं। वो वहां बैठी थी और अपने बच्चों को चिपटाए, शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। यानी इमेजिन करो साहब कितना दर्दनाक समय है। एक माँ और उसके 7 बच्चों की कहानी, जो जिन्होंने ये फोटो खींची है वो उनकी जबानी बताने की कोशिश करें कि कैसे महामंदी ने पूरी के पूरे परिवारों को बेहाल कर दिया था। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो थी वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई थी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों को लिखवाना था। महामंदी पर एक लघु लेख लिख। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लिखना, ध्यान से फोकस करना।
ठीक है भाई, अपने को महामंदी के बारे में बताना है साहब, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और क्या उसकी बेसिक सी स्थिति थी। अपने को छोटा सा एक 50 वर्ड्स के अंदर इस क्वेश्चन को लिखना है। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं साहब महामंदी के कारण की वजह से, यानी महामंदी के दो इंपॉर्टेंट कारण थे, उन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। एक कारण था साहब कृषि का उत्पादन, यानी कृषि की वजह से क्या स्थिति आई और महामंदी क्यों हुई, और दूसरा है साहब अमेरिका। इन दोनों कारणों को अपन समझने की कोशिश करते हैं जिससे अपन महामंदी को और अच्छे से समझ पाएंगे। हम पहले से ही देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था जो थी वो कितनी कमजोर हो गई थी, अतः इस महामंदी के कई कारण थे। पर इन कई कारणों में से हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र के अंदर अति उत्पादन। तो पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझो। हमें यहां पर देखने को मिलता है साहब कि खेतों के अंदर फसल जो है वो लगाई गई किसानों द्वारा, और जैसे जैसे उनकी आय कम हुई तो उन्होंने फसलों को बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे उनकी समझो कोई चीज जो थी वो 100 रुपए की जगह 50 रुपए में बिकती थी, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन पूरी तरीके से बढ़ा दिया। अब उनको टोटल उतने ही पैसे मिलने लगे। लेकिन जब भी हमें देखने को मिलता है साहब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, अपने आप में जो मांग है, अपने आप में जो डिमांड है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। और जैसे ही कृषि क्षेत्र के अंदर अति उत्पादन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा तो भैया हमें पूरी तरीके से उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, और जो उनकी प्राइस थी यानी जो उनकी कीमत थी फसलों की वो पूरी तरीके से गिर गई, पूरी तरीके से गिर गई। दूसरा था साहब अमेरिका द्वारा कर्ज वसूली। अब इस बात को समझो, 1920 के बाद हम देखते हैं साहब कि अमेरिका जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों को खूब कर्ज देता है। लेकिन जैसे ही उसको ये बात समझ में आती है साहब कि अब जो है वो स्थिति शायद वापस देने की नहीं होगी, तो वो कर्ज वसूलने के तरीकों को पूरी तरीके से बहुत ज्यादा टाइट कर देता है। उन कंट्री के ऊपर, उन देशों के ऊपर जो है पूरी तरीके से कर्ज वसूली का दबाव बनाने लगता है। इस वजह से भी हमें आर्थिक महामंदी की जो हम बात कर रहे हैं वो दूसरा एक कारण। तो पहला कारण अति उत्पादन और दूसरा कारण साहब अमेरिका के द्वारा कर्ज वसूली। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि उत्पादकों के अधिक उत्पादन से उनकी कीमत गिरने लगी, जिसके कारण वह स्थिति खराब हुई। यानी जब अति उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन जो था वो आगे जाके बढ़ा, उतने में ही हमें देखने को मिलता है कि साहब जो डिमांड थी वो अपने आप में कम हो गई। दूसरी, कीमतें गिरी और किसान की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगा, जिससे माल से वे अपने आय स्तर पर बनाए रखें। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई और फिर कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। हमें यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है कि खरीदारों के, जब उस चीजों को खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो वो चीजें अपने आप में वेस्ट है, वो अपने आप में पूरी तरीके से सड़ने लगी और कृषि उत्पादों की कीमत जो थी वो दिन ब दिन कम होने लगी। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा और समझते हैं, फोकस करते हैं, अमेरिका द्वारा कर्ज वसूली। 1920 के दशक के मध्य बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा किया। अब भैया देशों की स्थिति यह थी कि भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, अब उनको इस आर्थिक संकट से निकलना है, तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ेगा। और कर्ज दिया किसने साहब? अमेरिका ने दिया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका कर्ज देता था, यानी लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों के पूरी तरीके से होश उड़ गए। यानी जब हालात अच्छे थे तब तो अमेरिका पूरी तरीके से कर्ज देता था, लेकिन जैसे ही संकट के हालातों के बारे में पता चला तो जो अमेरिकी उद्यमी थे जो कर्ज देते थे उनकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई। उन्होंने कर्जे देना बंद कर दिया और कर्ज वसूली करना प्रारंभ कर दिया। कर्ज का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कर्जदार को बार बार कर्ज देते जा रहे हो ना तो वो आपको चुकाता जाएगा, लेकिन अगर आप कर्जदार को एक बार आपने कर्ज दिया और देना बंद कर दिया और उसकी वसूली करनी है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 1928 के प्रथम छमाही तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब का था, जो साल के अंत होते होते घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिका कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने संकट जो था वो पूरी तरीके से गहरा गया। यानी अब हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है कि जिस देश ने अमेरिका के ऊपर पूर्णतः निर्भर थे, जैसे ही उसने कर्ज वापस यानी वसूलने की कोशिश करी तो उन देशों का आर्थिक संकट जो था वो पूरी तरीके से वापस गिर गया। आर्थिक संकट जो था वो और ज्यादा बढ़ गया, यानी उनके ऊपर जो है वो मार ज्यादा पड़ रही थी। तो ये क्वेश्चन यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि भैया महामंदी के कारण। देखो अपन अभी जो है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपकी आंसर राइटिंग की जो शैली है वो बढ़े। फिर अपन बैक के क्वेश्चन तो करेंगे और जो एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आता रहूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहिए, इसी तरीके से प्यार कीजिए और हमें इतना ही मनोबल जो है वो दिन ब दिन देते जाइए, क्योंकि आप हमारे शैक्षणिक सैनिक हो। आपकी जिम्मेदारी है कि भैया क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के बारे में बताएं। तो आज की क्लास यहीं तक ही, और भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।